कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमने ड्रामा देखा था रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का। कल किसी ने कमेंट करके ये भी लिखा था कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट नहीं था, ये था एनबीए सुपरस्टार्स का मेन इवेंट। तो भाई देखो, उसकी ये बड़ी मस्त फोटो लगी मुझे, और जब मैंने वेबसाइट पे देखी थी तभी मेरे दिमाग में आ गया था ये। जब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को सुपरमैन पंच मारने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे सेथ रॉलिंस ने अपना मुंह सा खोला हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी डब्ल्यू के ऐसे मूव्स को एग्जीक्यूट होते हुए आप उसकी ऐसी फोटोज देखोगे ना, तो क्योंकि सुपरस्टार्स भी हैं भाई, वो चाहते हैं अच्छे से एग्जीक्यूट हो। अब सेथ रॉलिंस हाथ आगे ला नहीं सकते, और उनको वो ऐसा दिखाना भी है कि वो लगे कि एग्जीक्यूट सही से हो। तो बस उसका एक फ्रेम देखना कोई सा भी ऐसा वाला जो डब्ल्यू पोस्ट करती है, मोस्टली वो कुछ ऐसा ही नजर आता है। लेकिन ये फनी और भी हो गया जब सेथ रॉलिंस ने इतना बड़ा ये मुंह खोला हुआ था। खैर, हम फैंस को तो पता ही है डब्ल्यू एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन कई बार नए लोगों के लिए जानने और समझने के लिए ये एक बड़ी ही कोई एलियन टाइप की चीज़ हो जाती है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और कोई कमेंट करके ये मत लिखना कि हम गधे मूवमेंट है, क्योंकि आज वॉइस ओवर वाली वीडियो। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई अर्जेंटीना और स्पेन का जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। अब ये ऑब्वियसली एक रेसलिंग चैनल है, यहाँ पे फुटबॉल की बात नहीं करने वाले, लेकिन डैन हाउजन भाई, इनकी मुझे लग रहा है कर्स करने वाली चीज़ एक वर्ल्ड वाइड थिंग भी बन सकती है। जैसे एक टाइम पहले ऑक्टोपस का नहीं था, आई थिंक आज से 10 साल पहले या 7-8 साल पहले ऐसा कुछ था कि वो प्रिडिक्शन करता था। तो डैन हाउजन ने भी इसी मैच से पहले ही कर्स कर दिया था अर्जेंटीना को। और इस मैच का जो आउटकम है वो आपको पता ही है क्या है, क्या निकला कि क्या निकला कि मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप हो चुका है, लास्ट ही गेम हो चुका है। और अब वो मतलब पता है आपको, अब स्पेन जीत चुकी है। ये बात मेरे से वैसे आप पूछ रहे थे भाई ये फुटबॉल नहीं देखते, तो मेरी फुटबॉल से एक बड़ी ही लव एंड हेट टाइप का रिलेशनशिप है। क्योंकि जब मैंने पहली बार फुटबॉल सही से देखा था तो वो मेरा क्लिनिकली डिप्रेशन वाला टाइम था। तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे उस टाइम में थोड़ी फुटबॉल ने हेल्प करी थी, लेकिन अब देखता हूँ तो थोड़ी अजीब अजीब सी मेमोरीज आती हैं। तो ये वैसे बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये डैन हाउजन का कर्ज करना एक चीज़ बन गई है कि भाई सोचो, उन्होंने मैच से पहले ही अर्जेंटीना को कर्ज कर दिया था और वो जीत नहीं पाए। बाकी आपकी कुछ फुटबॉल की स्टोरीज़ हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ भाई, उसको आप ख्याली पुलाव पकाने जैसा ही समझना। तो डब्ल्यू ने समर स्लैम का किक ऑफ इवेंट करवाया था। जैसे आपको पता ही है, एक बड़े शो से पहले डब्ल्यू करती है, जहाँ पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भैया हमारा ऐसा बड़ा शो है। और इसकी टिकट्स के बारे में बात करेंगे भाई, अच्छे से भी चिपके रहना बिल्कुल आप। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने आके रोमन रेंस के बारे में कमेंट किया, और एग्जैक्ट क्या बात बोली सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के बारे में वो ये थी, कहते हैं रोमन रेंस मे बी द करंट वर्ल्ड चैंपियन, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम द पीपल्स चैम्प बेबी, इफ यू स्मेल व्हाट आई एम कुकिंग। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये किसके शब्द हैं, ये किसकी लाइन है, ये किसका सेंटेंस है, ये किसका कैच फ्रेज है। अब इस बात को बोलने के दो मतलब हो सकते हैं सेथ रॉलिंस के। पहला ऑब्वियसली भाई कि यहाँ पे वो रॉक के स्टोरी लाइन में इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, कोई लॉन्ग गेम वो खेल रहे हैं अगर ट्रिपल एच की भाषा में इसे बोला जाए। या दूसरी चीज़ जो हर बार सेथ रॉलिंस करते हैं रोमन रेंस के साथ, उनके दिमाग के साथ खेलना, ऐसी ऐसी चीज़ें उनको बोलना जो कि उनको हिट करे और वो उनकी स्किन में एंटर कर सकें। अब देखो, एक चीज़ हमें पता है कि डब्ल्यू का भी जो पीरियड है वो ऐसा नहीं चल रहा, ऐसा उसके आसपास भी नहीं है जहाँ पे डब्ल्यू को हम बोले भाई ये थ्राइव कर रही है, मज़ा आ गया, ऐसा हो गया। और डब्ल्यू को वो चीज़ें समझ में आ गई हैं अच्छे से। टिकट्स की बात करते हुए और बात करेंगे इसके बारे में। तो अब क्योंकि अगले साल की रेसलमेनिया सऊदी से है, रॉक की मूवीज़ वगैरह फ्लॉप हो रही हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं हॉलीवुड का ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि अगले साल भी शेड्यूल्ड ऑलरेडी पैक है रॉक का। तो अगर वो पैक है तो फिर वो सऊदी अरेबिया की रेसलमेनिया में कैसे आएंगे। तो क्या ये लीड कर सकती है उस डायरेक्शन में। एक तो अब रोमन रेंस एक बेफेस सुपरस्टार भी हैं, तो रॉक अगर एक हील बन के आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो हील ही एक बढ़िया रोल प्ले कर पाएंगे, मतलब बेफेस भी कर पाएंगे, ऑब्वियसली वो रॉक है, लेकिन अगर वो हील होते हैं तो मुझे लगता है नेचुरली वो ज़्यादा बढ़िया फिट होगा इस ब्लड लाइन की स्टोरी में। तो इस कैच फ्रेज को यूज़ करने के अब आप अलग अलग मतलब निकाल सकते हो, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये ख्याली पुलाव पकाने वाली बात सोच समझ के ही इसको सुनना। फिर इसी किक ऑफ इवेंट में कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। सबसे पहले तो भाई आप ये ग्राफिक देखो, क्योंकि मैच ऑफिशियल हो चुका है अब निक ऑल्डिस और गुंथर का। भाई मेरे को मतलब कुछ चीज़ें होती हैं डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती कि भाई ये कैसे हो रहा है। भाई सोचो, डब्ल्यू इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें निक ऑल्डिस का ये कैसा रेंडर इन्होंने यूज़ किया जो कहीं से निक ऑल्डिस लग भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कोई क्यूट सा बच्चा है जो थोड़ा बड़ा हो गया है। निक ऑल्डिस तो किसी भी तरीके से आसपास भी नहीं है। इवन किसी ने फिर क्या किया, अपने खुद से, आजकल आपको पता है लोग काफी ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग एआई वगैरह का यूज कर लेते हैं, उसने ये पोस्ट कर दिया कि देखो ये मैंने इसको फिक्स कर दिया। भाई ये कैसे गधे लोग हैं यार। सोचो, मतलब मैं एक यूट्यूबर हूं, अगर मैंने भी किसी को रखा होता भाई अपने साथ काम पे कि भाई ले तेरे को एक मैच कार्ड का ग्राफिक पोस्ट करना है,
मैं तक नहीं डालता ऐसे भाई, मेरे को तो कोई क्या ही बोल देगा कुछ। और सोचो ये WWE जैसी कंपनी है, इससे ये नहीं पता चलता है कि ये ग्राफिक अच्छा बुरा है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, इससे पता चलता है कि ये केयर ही नहीं करते क्या चीज़ों के बारे में। फिर डाउट होता है भाई, अगर ऐसे ही लोग ये ग्राफिक को लेके सोच रहे हैं, इतनी छोटी सी जो चुल्लू सी चीज़ है, सोचो बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन में कैसी चीज़ें फंबल करते होंगे। खैर ये तो हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की, इसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको तो मैं डिजास्टर बोलूंगा, क्योंकि किया ही क्या तुमने, टेम्पलेट तो तुम्हारे पास पहले से ही था। लेकिन हुआ क्या है, मैच कैसे सेटअप हुआ, तो निक ऑल्डिस और गुंथर लड़ भिड़ जाते हैं, क्योंकि गुंथर ने भी निक ऑल्डिस को धक्का दिया, निक ऑल्डिस भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब बीच में उतरते हैं ट्रिपल एच और कहते हैं कि भाई ये हमारी रेसलिंग है, यहाँ पे चीज़ें ऐसे सेटल नहीं होती हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को समर स्लैम के लिए ऑफिशियल कर दिया है। तो भाई मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ अब निक ऑल्डिस को देखने के लिए कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका ये मैच होने वाला है इतने टाइम से, जब से जनरल मैनेजर बन के आए हैं, हमको ये लग रहा था कि बंदा कब रेसल करेगा, बट फाइनली अब वो चीज़ समर स्लैम में होने वाली है। दूसरी चीज़ जो कि और हुई है, तीसरी चीज़ जो कि समर स्लैम के किक ऑफ इवेंट में हुई है, और अब तक मैं सीएम पंक और कोडी रोड्स के इस बिल्ड को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था, ये मैंने अलग अलग वीडियोस में बोला है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ सही काम यहाँ पे किया है। तो ये एसएनएमई में ही वो टीज सा उन्होंने कर दिया था, जो सीएम पंक अपनी बेल्ट पहन के जा रहे थे तो वो थप्पड़ सा पड़ गया था कोडी रोड्स के मुंह पे। तो उसी चीज़ के लिए पहले तो कोडी रोड्स ने कन्फ्रंट किया था सीएम पंक को, लेकिन इस किक ऑफ इवेंट में सीएम पंक ने पैरानॉइड बोल दिया कोडी रोड्स को कि भाई तुझे हमेशा यही लगता रहता है कि तुझे अब धोखा मिलेगा, अब धोखा मिलेगा, क्योंकि तुझे इतने धोखे मिल चुके हैं। कहते हैं वो तो एक्सीडेंटल था जो मैंने किया तेरे साथ, लेकिन ये अब ऑन पर्पस है, और उन्होंने ऐसे मुंह पकड़ के पीछे कर दिया। तो भाई इसके बाद कोडी रोड्स को भी गुस्सा आ जाता है, तो अब इन्होंने बोल दिया कि भाई हमारा कोई भाईचारा ऑन टॉप नहीं है, अब ये इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में वो जो इंटेंसिटी है वो डालना चाह रहे हैं। और मैं आपसे बोल भी रहा था भाई कि समर स्लैम का मैच ऐसे, मतलब जिसको थोड़ी सी भी अकल होगी भाई वो समझ जाएगा, भाईचारा ऑन टॉप करके तुम इस लेवल का मैच बना ही नहीं सकते, स्पेशली जब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है। तो अगर आप उस बात को उस समय डिफेंड कर रहे थे, तो लो भाई देखो अब डब्ल्यूडब्ल्यू खुद ही उस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा, इन्होंने भाईचारा अपना लाइव इवेंट में एक दूसरे को कंधे वंधे पे चढ़ा के दिखा दिया था, बहुत घटिया वो मूव था। अभी समर स्लैम को होने में कुछ अभी एक 10-15 दिन का टाइम है भाई, अब तो 10-15 दिन का भी टाइम नहीं है, तो तब तक अब ये मान के चलो कि हाँ अब ये जो है इनके बीच में ऐसे ही एंगल दिखाएंगे। तुम्हें पहले से ये कर देना चाहिए था भाई, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं नहीं लास्ट मोमेंट पे ऐसे करेंगे जब लोगों को लगेगा इनका तो भाईचारा है, तो ऐसा कोई हमें शौक भी तगड़ा वाला मिला नहीं है। और ट्रिपल एच भी, क्योंकि इस इवेंट में तो भाई उन्होंने अपना जो लुक है वो भी हल्का सा चेंज कर लिया है, अपने जो बाल हैं वो उन्होंने हल्के से ग्रो कर लिए हैं। अब उनके पास ऑप्शन है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रिपल एच ने जो अपने बाल उड़ाए थे वो अपने मेल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से नहीं, उन्होंने अपना कॉर्पोरेट वाला लुक रखा था। तो शायद अब ये कुछ टाइम तक ऐसा कुछ टाइम तक क्या हो सकता है, ट्रिपल एच का नया लुक ही हो अब, जिसमें थोड़े से वो अलग नजर आ रहे हैं। एसएनएमई में ना सिर्फ इतनी चीज़ नहीं हुई थी, एसएनएमई से पहले भी एक ओबा फेमी का प्रोमो हुआ था, और भाई यहाँ पे उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एड्रेस किया, और एड्रेस क्या किया, ब्रॉक लेसनर को डराया। कहते हैं भाई मैं नहीं हेल इन अ सेल में बंद हो रहा ब्रॉक लेसनर तेरे साथ, तू मेरे साथ बंद हो रहा है, और तुझे पता चलेगा कि मैं ओबा फेमी क्यों हूँ, मैं रूलर क्यों हूँ, मैं किंग ऑफ द रिंग क्यों हूँ। और बहुत सारे लोग ओबा फेमी के प्रोमोस कहते हैं भाई ये तो बस तगड़ा है, प्रोमो इसके सही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता भाई ये लोगों को कहाँ से लगता है कि ओबा फेमी माइक पे अच्छा बंदा नहीं है। वो बंदा डरावना है, उसका काम डराने का है कि भाई मैं आऊँगा तो तबाही ले आऊँगा, और जब वो बंदा बातें बोलता है, जब वो प्रोमो में बोलना शुरू करता है, तो वो चीज़ दिखती भी है। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से एक्सपर्ट हैं जिनको ऐसे ओबा फेमी को देख के लगता है कि वो प्रोमोज अच्छे नहीं कट कर सकते। अभी इस पूरे टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू का फेनेटिक्स इवेंट भी था, और भाई यहाँ पे रोमन रेंज भी आए थे। और एक सवाल हम लोगों का रहता है ना हमेशा कि ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो कब तक चलने वाली है, तो रोमन रेंज ने इसका जवाब दिया है, और इसका जवाब कुछ ऐसा है जो ब्लड लाइन फैंस को पसंद आ जाएगा, लेकिन जिनको लगता है कि ब्लड लाइन का सिनेमा रिपीट मोड पे चलता है हर बार, उनको गुस्सा आने वाला है इस चीज़ से। क्योंकि रोमन रेंज ने बोला कि भैया देखो मेरे ज़्यादा कोई फ्रेंड्स तो हैं यहाँ पे बचे नहीं है, मेरे पास सिर्फ फैमिली है, ये मेरा ब्लड है और ये रियल है, तो वी आर नॉट अ फैक्शन, वी आर अ फैमिली। तो ये चीज़ तब तक चलने वाली है, फॉर एवर अंटिल आई एम गॉन, मतलब जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये चीज़ तो चल नहीं वाली है। तो ऑब्वियसली ब्लड लाइन फैंस के लिए तो खुशी की बात है, लेकिन मैं सही बताऊँ तो अभी जब से ये रोमन रेंज चैंपियनशिप जीते हैं उसके बाद से ब्लड लाइन की जो स्टोरी है इसको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते उस सिनेमा से जो कि पहले डिलीवर किया गया था। मेरे को ऐसा बोला जाता भाई आप रोमन रेंज की तारीफ ही करते हो, किसी ने तो मुझे बोल दिया था कि मैं रोमन रेंज की इंडिया में PR करता हूँ भाई
मतलब मेरे को इसी सबसे ज़्यादा फनीएस्ट कमेंट में से लगा है। अगर ऐसा होता भाई तो पहले मतलब मुझे आई थिंक अपने आप को एक्सप्लेन करने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी है ये तो भाई कहीं से भी अभी उस लेवल की इंटरेस्टिंग नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि रोमन रेंस के पास टाइटल आ जाएगा तो बहुत ही मुश्किल है फंबल करना ब्लड लाइन की स्टोरी को, लेकिन वो फंबल होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि बहुत इनकन्सिस्टेंसी है। जैसे मैंने आपसे बोला भी था, एक टाइम पे जेकब फार्टो मरने को तैयार हो जाता है रोमन रेंस के लिए, फिर जब रोमन रेंस की धुलाई सुताई हो रही होती है कई बार वो बंदा देखने के लिए भी नहीं होता। तो वो डब्ल्यू की जो इनकन्सिस्टेंसी है वो कैरेक्टर्स के साथ साथ स्टोरी लाइन में भी है। और अगर आपने फैनेटिक्स इवेंट को थोड़ा और सही से देखा तो भाई यहाँ पे जस्टिन बीबर भी आए थे। जस्टिन बीबर को मुझे जस्टिन बीरबल बोलना पता नहीं क्यों पसंद है, तो उन्होंने एकदम से अपनी मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी एंट्रेंसेस यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की होती हैं, टेनिस प्लेयर्स की होती हैं। अगर आप समझ रहे हो कि मैं किस टेनिस प्लेयर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जॉन सीना की भी एंट्रेंस हुई भाई, और उन्होंने अपने जॉर्ड्स पहने हुए थे, लेकिन उन्होंने रोमन रेंज की एंट्रेंस पे वो आए, बहुत ही स्लो उन्होंने वॉक करी, तो काफ़ी मस्त सा मुझे माहौल लगा। ऐसे बोल सकते हो कि अगर अपने इंडिया के कल्चर के हिसाब से बोले तो दिवाली के आसपास जैसा माहौल हो जाता है ना, कि भैया एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो जा रहा है, हर एक दिन हमारे लिए स्पेशल सा होता है। तो वैसा ही ये फेनेटिक्स इवेंट में डब्ल्यू ने अलग अलग एक्टिविटी करी। एक एक्टिविटी तो ऐसी भी थी भाई, उन्होंने रिंग में क्या किया, पूरा ऐसे गद्दे से बिछा दिए और तुम भी टॉप रोप से मूव परफॉर्म कर सकते हो, तो फैंस को भी वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला जो कि रेसलर्स करते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं डब्ल्यू के समर स्लैम के टिकट्स की। तो भाई डब्ल्यू ने अपने टिकट्स के जो प्राइस है उसको घटा दिया, और इस लेवल पे घटाया भाई कि ये तो इन्होंने ऑलमोस्ट तब के टाइम पे पहुंचा दिया जब विंस मैकमैन हुआ करते थे। तो $25 से स्टार्ट हो रही है अब ये जो समर स्लैम इवेंट है उसके टिकट, और ये बहुत ही ज़्यादा चीप है भाई, बहुत हद से ज़्यादा ही ये डब्ल्यू ने अपने जो टिकट के प्राइसेस है उसको घटा दिया है। आई थिंक इनको रेसलमेनिया से अपना वो एक हार्ड लेसन मिल गया, उसके बाद इनको आई थिंक और कोई लेसन लेने की ज़रूरत नहीं है। और चलो भाई इस चीज़ के लिए हमको डब्ल्यू को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अच्छी बात ये भी लगे कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है डब्ल्यू, वो जो अपने अलग भबके में चल रही थी ना कि भैया हम तो ऐसे कर देंगे, टिकट सेल्स ऐसे कर देंगे, डब्ल्यू का टीक्यू का स्टॉक भी गिर गया है। अब इसमें ऑब्वियसली सिर्फ डब्ल्यू की वजह से नहीं है, क्योंकि टीक्यू में यूएफसी और डब्ल्यू दोनों आते हैं, लेकिन अब ये चीज़ डब्ल्यू हमको सामने से बता रही है कि लो भैया हमने फैंस के आगे घुटने टेक दिए और टेकने भी पड़ेंगे भाई। तुम्हें जब फैंस टिकट ही नहीं खरीदेंगे तो तुम क्या करोगे भाई। $250 $2500 यहाँ से तो इनके टिकट्स एक बार को शुरू हो रही थी, तो कंपेयर करोगे तो किस लेवल पे डब्ल्यू नीचे आ चुकी है। तो अब सही में ऐसे जो होता था ना कि नॉर्मल लोग वहाँ के नहीं टिकट्स खरीदने जा पाते थे, टिकट्स खरीद के शो इवेंट नहीं अटेंड कर पा रहे थे, तो वो कर पाएंगे। और हम अब ऑब्वियसली हम तो जान ही रहे वहाँ पे, तो हमें टिकट से क्यों ही फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए कि एटलीस्ट डब्ल्यू को रियलाइज़ हो रहा है कि वो कहाँ गलत हैं और उन गलतियों को फिक्स करना शुरू कर रहे हैं, जिसका मतलब स्टोरी लाइन के हिसाब से वो ये चीज़ सोचेंगे तो सिर्फ अपने ही नज़रिए से जो उनका सोचना है वो थोड़ा सा कम होगा, वो थोड़े फैंस के हिसाब से भी सोचेंगे। क्योंकि अगर वो टिकट्स ही नहीं खरीद रहे तो भाई फिर तुम बनाते रहो अपनी टीके और डब्ल्यू या एंडेवर कोई सी भी कंपनी। लास्ट में आपको एक बढ़िया सी पिक्चर दिखाता हूँ, रोमन रेंस की ये फोटो है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जो उन्होंने अटेंड किया था, और यहाँ पे वो अपनी डॉटर के साथ है। ये उनकी वही पिक्चर है जो अगर आप बहुत पहले टाइम से रोमन रेंस को फॉलो कर रहे हो तो उनकी एक छोटी सी बच्ची के साथ पिक्चर थी, तो ये वही बच्ची है, मतलब रोमन रेंस की वही बेटी हैं जो अब बड़ी हो चुकी हैं। और ऐसे देखते देखते फिर खुद को भी रियलाइज़ होता है कि भैया अब तो हम भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो बस ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।